आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं फॉर्मर एमएलसी एनसी के, और साथ ही साथ आपको बता दूं सीनियर लीडर है अभी एनसी के, टीएस वजीर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, बात करेंगे आपकी जीवन शैली के बारे में। आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, कई एसोसिएशंस के साथ जुड़े हैं, बड़ी कामयाबी आपको मिली है। लेकिन कहा जाता है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े का हाथ भी रहता है, और साथ ही साथ स्ट्रगल उसकी बड़ी रहती है, और स्ट्रगल करते करते कई ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। वो जो जनता, आप जनता देख रही है, उन्हें वो सब चीज़ से वो रूबरू नहीं होते। वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो ये मतलब कि काफ़ी आसानी से पहुँचे, लेकिन उसके पीछे कितनी मुश्किलातें आती हैं वो सब जानना चाहेंगे आपके व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं। मैं स्टार्ट करूँगा कि मैं खालसा हाई स्कूल में मैंने 10th तक एजुकेशन ली, फिर साइंस कॉलेज में मैंने एडमिशन ली, लेकिन कुछ घरेलू हालात की वजह से 72 में मेरे फादर साहब जो थे उनकी किडनीज़ इन्वॉल्व हो गई, तो मुझे ग्रेजुएशन से पहले ही 1 साल अपनी जो एजुकेशन थी वो छोड़नी पड़ गई। और क्योंकि फादर साहब ट्रांसपोर्ट के हमारी कंपनी थी और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, तो उस वक़्त मुझे मजबूरन ट्रांसपोर्ट की तरफ आना पड़ा। ट्रांसपोर्ट में आके बड़ी हार्डशिप्स देखी, क्योंकि कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट था, ज़्यादा मुझे इल्म भी नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऊपर भगवान की, वाहिगुरु की कृपा से मैं उसमें आस्ते 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 कामयाब होता गया। फिर सफ़र चलते 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 92 में मैं जम्मू बहरहाल बस ऑपरेटर यूनियंस का चेयरमैन बना। तो 94 में हमारी प्रॉब्लम्स थी ट्रांसपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा, जिन प्रॉब्लमों को देखते हुए सभी जितने भी हमारे 5 यहाँ पे ग्रुप्स हैं, अब तो 7 बन गए, उस वक़्त 5 ग्रुप थे। आरसपुरा का अलग था, छम्ब ग्रुप अलग था, पुंछ ग्रुप अलग था, और कठुआ ग्रुप अलग था, और बहरहाल ग्रुप अलग था। 5 ग्रुपों ने मुझे अपना चेयरमैन बनाया। वो 2 साल उन्होंने देखा कि ये बहरहाल ग्रुप को कैसे चला रहे हैं, तो सब ने मुझे चेयरमैन बनाया। तो उसमें 94 में पहली हमने स्ट्राइक की, जिसमें चक्का जाम किया पूरे जम्मू कश्मीर में। तो उस चक्का जाम में हमें कामयाबी मिली। उस कामयाबी के बाद लोग मुझसे जुड़ते गए, कश्मीर वाले भी फिर जुड़ गए। कश्मीर वालों ने कहा कि आप सिर्फ जम्मू प्रॉमिस के नहीं, जम्मू कश्मीर के आप चेयरमैन बनो। तो उन्होंने मुझे 99 में जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन उन्होंने नियुक्त किया। उसी दौरान 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे और सीएम बने, तो उनसे मेरी मुलाकातें ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए उनके साथ मीटिंग्स होती रहती थी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मैं ये कहूँगा कि वो उन जैसा लीडर हिंदुस्तान में बहुत कम लीडर्स हैं। जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत से लीडरों के साथ मुझे वास्ता पड़ा है, तो वो आस्ते आस्ते मैं उनकी जो शख्सियत थी उसकी तरफ खींचता चला गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ मेरे रुझान बढ़ता चला गया। और 2002 में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, और उसमें उसके बाद मैं उस वक़्त पैसेंजर्स का तो चेयरमैन था ही था। फिर 99 में मैं जो हमारी J&K की ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ एसोसिएशन थी उसका भी प्रेसिडेंट बना। तो वो प्रेसिडेंट के दौरान दो टर्म्स मैंने 2-2 साल की उसकी निभाई। और 2003 में मुझे ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स थे वो नहीं छोड़ रहे थे
लेकिन मुझे ये था कि हमें अब थोड़ा रिलीजियस तरफ भी मुझे झुकना चाहिए, और जो गुरुद्वारा अफेयर्स हैं या हमारे जो मसाइल हैं सिखिज़म की, हमारी सिख कम्युनिटी की, तो उनको भी उभारूं। तो मैं गुरुद्वारा अफेयर्स की तरफ उस वक़्त आया। 2003 में जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शंस थी, वो इलेक्शंस हमने जीती, और वो इलेक्शंस मेरी सरपरस्ती में हुई। तो उसमें हमने जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे उनको डिफीट दी, और नई हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई। तो हम फिर उससे आगे स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड की इलेक्शन आ गई, जिसमें 2004 में मैंने वो इलेक्शन जीती, और आज तक उसका रिकॉर्ड है कि उसके 15 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर जम्मू से चुने जाते हैं और 7 मेंबर, उसका जो प्रोसेस है वो होता है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जितने मेंबर्स होते हैं वो वोट डालते हैं। तो वो मैं उसमें 15 में से 12 वोट्स मैंने लिए और सामने वाले को मैंने डिफीट दी। उसके बाद रिलीजियस सफ़र भी साथ, पॉलिटिकल के साथ रिलीजियस, ट्रांसपोर्ट और सोशल एक्टिविटीज़ सब साथ साथ चलती रही। तो उसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि मैंने 2002 में फार्मली ज्वाइन कर ली हुई थी, 2005 में उन्होंने कहा कि आप MLC हम आपको बनाना चाहते हैं, तो आप MLC की इलेक्शंस लड़ो। तो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, भगवान की, वाहिगुरु की, तो मैं MLC बना उसमें। फिर सियासत का सफ़र भी बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू हो गया। फिर 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ी, और जिस इलेक्शन में मैं कामयाब नहीं हो सका, तो उसके बाद ये आस्ते आस्ते दौर चलता रहा। बीच में मैं स्पोर्ट्स के साथ भी इन्वॉल्व था, कॉर्फबॉल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और वो अभी भी मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, तो वो भी साथ चल रहा है। जी, जब आपका MLC का जो सिलसिला शुरू हुआ, कई लोगों ने, कई जगह आपने सर्वे भी किया होगा, कई लोगों ने आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई होगी, तो क्या लगता है उस दौरान क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती थी, और अगर आज की बात की जाए क्या अभी भी वो सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि मैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा हूँ, यहीं से मैंने इलेक्शन लड़ी थी और आगे भी इससे इलेक्शन लड़ूँगा। कुछ एरिया हमारे ऐसे हैं जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, या आप कहोगे जिन लोगों को हम शेड्यूल कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। क्यों? वो लोग पिछड़े हुए हैं और उन लोगों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इलेक्शन लड़ने वाले पहले उनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके, हमारा आप देखिए, मैं यहाँ से आपको शुरू करूँगा। ये बाऊ फोर्ट है हमारा, और इसमें कासम नगर है, और शेख नगर है, और ऊपर शाहबाद एरिया है। पानी का जितना सिलसिला है, ज़मीन, इन लोगों ने अपनी ज़मीन छोड़ के वहाँ पे ट्यूबवेल्स दिए, और पानी आज भी डेली पानी जो है वो बाऊ फोर्ट के एरिया में आज भी डेली पानी नहीं आ रहा, आज भी वहाँ पानी की शॉर्टेज है। तो ये इशू हम उठाते रहे, मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इशू उठाए, लेकिन आज तक यहाँ जितने भी लीडर्स आए, MLAs बने, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे BJP के थे, किसी ने भी आज तक वो मसला सॉल्व नहीं किया। आज भी जूं का तूं वो मसला वहाँ पड़ा हुआ। क्या लगता है क्यों देरी बढ़ती जा रही है सब काम करने? क्योंकि जब एक डेमोक्रेसी वाला ये है, हमारा दौर चल रहा है, तो लोग नुमाइंदा एक चुनते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो वही की वही रह जाती है। क्या लगता है कहाँ कमी पेशी रह जाती है सब चीज़ में? इसमें मैं ये कहूँगा कि कमी पेशी हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से रह जाती है, ये हमें मानना चाहिए। क्यों कि अगर हम दयानतदारी से ये समझ लें कि, क्योंकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि
सियासतदान जो भी सियासत में आता है फिर वो उलझ के रह जाता है। और हमारा सिलसिला इलेक्शन का ऐसा है जिसमें काफ़ी पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर वो क्या करता है कि मैंने अगली इलेक्शन भी जीतनी है, तो वो उसी इलेक्शन में मैं समझूंगा और कहूँगा भी कि वो करप्शन की तरफ आस्ते आस्ते चल पड़ता है और वो तय करना शुरू हो जाता है कि यहाँ कहाँ मैं जो पैसे लगवाऊँ यहाँ पे मुझे भी कुछ मिले, और जहाँ ज़रूरतमंद लोगों की है वो ज़रूरत नहीं पूरी होती, और जहाँ सड़कें बनी होती हैं वहाँ पे फिर सड़कें बन रही हैं। जहाँ हमारे इलाके यहाँ आते हैं, बरजाला आता है, चट्ठा पिंड आता है, ये गंग्याल की तरफ से कुछ हैं, हमारे सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम्स है, बिजली की प्रॉब्लम्स हैं। आज आप अंदर लाओ हार्ट ऑफ द सिटी है ये, लेकिन आज तक लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स का क्या साधन निकाला जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी जीत के आ जाए उसके बाद उस शख्स को ये सोच लेना चाहिए कि मैंने इन लोगों की ये प्रॉब्लम्स दूर करनी है, और फिर आप चीफ इंजीनियर्स के साथ बैठ के उनके साथ आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सेंटर आज पैसा दे रहा है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, किसी की गवर्नमेंट भी है, कुछ सेंटर की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम यहाँ से कोशिश ही नहीं करते। हम अगर यहाँ से उनको अपनी असेंबली में उठा के अपनी सेक्रेटरीट से उनको अप्रूवल करा के प्रपोज़ल बना के दिल्ली में ले जाएं और मेहनत करें, तो मैं समझता हूँ कि कोई काम भी है वो रुक नहीं सकता है। काम हो सकते हैं, लेकिन आप कितने ध्यानदार हो उसकी तरफ। आजकल के जो युवा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उनकी बेरोज़गारी की है। रोज़गार ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, कुछ क्राइम की ओर बढ़ते हैं और कुछ ड्रग्स की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आप बताकर बॉल के आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या लगता है कि ये जो एक स्पोर्ट्स है कितना मतलब कि रिलीफ देती है उन बच्चों को जो मतलब कि भटक रहे हैं उनके लिए, और जो ड्रग पेल्टर है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे सबसे बड़ा इशू आपने सामने लाया है, इस वक्त नौजवान जो है बेरोज़गार है, वो जॉब्स नहीं है उसके पास, काम करना चाहता है लेकिन हम जम्मू कश्मीर में उनको काम नहीं दे पाए। बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछले 30 साल से हम मिलिटेंसी में घिरे हुए हैं। अब उसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का, कुछ और एजेंसीज़ का, मैं समझता हूँ कि पूरा जो वर्ल्ड है ना, कुछ जो ताकतें हैं सुपर पावर्स बनना चाहती हैं, उनकी कश्मीर पे नज़र रहती है। कश्मीर इशू को इतना उलझाया गया है कि इसकी उलझन की वजह से पूरी स्टेट जो है वो, मैं समझता हूँ कि एक ब्लॉकड सा आ गया उसमें, जो हम आज इंडस्ट्री नहीं ला पाए यहाँ पे, आज हम टूरिज़म की तरफ नहीं कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए हैं। उसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आता है, व्यापार भी आस्ते आस्ते ढीला पड़ता है। सभी चीज़ें मैं आप सभी कश्मीर के भी और हम जम्मू प्राविंस के भी अपने नौजवानों से कहूँगा कि जब तक हमारी स्टेट में पीस नहीं आएगा, जब तक हम ये खुद नहीं महसूस करेंगे कि हमें अगर ये गन कल्चर ही हम लेके चलते रहेंगे तो आगे हमारी बर्बादी ही बर्बादी है, हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो एक तो हमारी मिलिटेंसी की वजह से, एक टेल एंड स्टेट है। टेल एंड स्टेट होने की वजह से अगर हम यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, फिर हमें यहाँ से प्रोडक्ट फिर बाहर देने पड़ते हैं, तो कुछ वो प्रॉब्लम्स भी हैं। स्टेट को और सेंटर को ये चाहिए कि इसमें इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी कंपनसेट किया जाए बड़ी बिग इंडस्ट्रीज़ को, ताकि यहाँ बच्चों को जो है वो रोज़गार मिल सके। अब जॉब्स की गवर्नमेंट जॉब्स अब कितनी दे सकते हो?
बहुत ज़्यादा इतनी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री आएगा, कारपोरेट यहाँ पे आएंगे तो फिर बच्चों को, नहीं तो बच्चे आज यहाँ, मैं अपनी सोसाइटी की, अपने कम्युनिटी की बात करूं, आज हमारा बच्चा जो 12वीं पास होता है या ग्रेजुएशन करता है वो फ़ॉरेन भागने की कोशिश कर रहा है, और अगर फ़ॉरेन उसको माँ बाप नहीं भेजते तो यहाँ वो ड्रग की तरफ या किसी ना किसी क्राइम की तरफ, जब उसको अपने मन मुताबिक काम नहीं मिलेगा, जब वो अपने मन मुताबिक कुछ कर नहीं पाएगा तो वो नशे की ओर बढ़ जाता है। बिल्कुल। इस वक्त मैं ये कहूँगा कि आज बेधड़क तरीके के साथ ये ड्रग्स का जो कारोबार है वो हमारी स्टेट में चल रहा है। पुलिस को देखना चाहिए इसमें, नौजवान बच्चे मर रहे हैं ओवरडोज होके, और कुछ पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये ड्रग्स का धंधा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और सिर्फ ये कभी कहीं पकड़ लेते हैं ड्रग्स तो दिखाने के लिए फिर सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने ये ड्रग पकड़ ली, लेकिन कोई बेसिक जिस तरीके से कोई एक प्लान तरीके के साथ एक ब्लूप्रिंट बना के कि हमें अपने नौजवानों को कैसे बचाना है। मैं समझता नौजवानों को हर इलाके में, आप देखिए स्टेडियम्स जो जिनके लिए, आप आरएसपुरे का स्टेडियम देख लीजिए, उसकी बुरी हालत है। कोई और आप देखो ग्राउंड्स हैं, उनकी बुरी हालत है। कि स्पोर्ट्स की तरफ आप बच्चों को जब लगाओगे तो उनका फिज़िकली भी फिट होते हैं और मेंटली भी जो उनकी मैं समझता हूँ जो उनकी कन्फ्यूज़न बना होता है या उनको प्रेशर होता है, वो प्रेशर भी रिलीज़ होता है। तो हमें सभी एंगलों के साथ जो हमारी गवर्नमेंट आने वाली हो उसको काम करना चाहिए, ताकि हम नौजवानों को इस मेहनत से बचा सकें और उन्हें सही रास्ते पे ला सकें। जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से देरी बढ़ती जा रही है इसमें? मैं तो ये समझूंगा कि कुछ लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, वरना जब आप पार्लियामेंट के इलेक्शन करा सकते हो तो फिर असेंबली के इलेक्शंस में क्यों देरी है? हमारे लीडर्स ने नहीं, सभी लीडर्स ने, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे या किसी और पार्टी का है, हर लीडर हमारे ने, हर शख्स ने जो इसमें उन्होंने कहा भाई क्यों ना इलेक्शन करवाई जाए और पॉपुलर गवर्नमेंट ला के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाए। अब ये पिछले 1.5-2 साल से गवर्नर रूल चल रहा है और गवर्नर रूल में कौन सी बेहतरी की है इन्होंने? कुछ भी नहीं। अब 5 आदमी जो हैं वो जो 25 लोग काम चलाते थे वो 5 लोग काम चला रहे हैं और किसी की सुनवाई नहीं है, कोई जा ही नहीं पाता है, उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि जहां 25 लोग काम करते हैं वहां अगर 4 लोग काम करेंगे तो उनके पास कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर। तो ये मैं समझता हूं कि अगर आप जितनी इसमें डिले करोगे पॉपुलर गवर्नमेंट लाने में, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और जल्द से जल्द मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके JNK में असेंबली इलेक्शंस करानी चाहिए। अब पहले ये कहा गया था कि ये दोनों साथ साथ करवाई जाएंगी, फिर कहा गया कि नहीं सिक्योरिटी का मसला है। जब पार्लियामेंट की इतनी बड़ी, आपने अनंतनाग की इलेक्शन 3 फेज़ में करा ली, आप जम्मू कश्मीर की इलेक्शन 6 फेज़ में करवा सकते थे, 8 फेज़ में करवा सकते थे। जब मंशा हो कि हमें पॉपुलर गवर्नमेंट देनी है लोगों को, तो फिर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, सिक्योरिटी की कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी आपने देखा पूरे पीसफुल तरीके से पार्लियामेंट की इलेक्शंस हो गई हमारी स्टेट में। हमसे ज़्यादा बंगाल में देखो आप, वहाँ पे क्राइम बढ़ा हुआ है, वहाँ पे पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं और मर रही हैं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इंडिया को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन करवाए। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं नौजवानों को ये संदेश दूंगा कि आप आज ठीक है वो अपनी बॉडी की तरफ बड़ा ध्यान दे रहे हैं। हम जहाँ जहाँ हम जाते हैं इस शहर में घूमते हैं, बड़े जिम्स बने हुए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ वो आएँ
और ये मत करें वो कि किसी कन्फ्यूज़न में आके या जॉब्स नहीं मिलती हैं तो वो ड्रग्स की तरफ, और जो नौजवान यूथ है हमारा वो इस ड्रग्स के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाए, क्योंकि यूथ जो है वही हमारा फ्यूचर है। तो अगर हमें ड्रग्स की तरफ ले जाया जाएगा तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगी, हमारे देश को नुकसान होगा। और मैं आम अपने जनता से ये अपील करूँगा कि हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश का नाम ऊंचा हो, हम देश के लिए कुछ कर सकें, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, ताकि हम सोसाइटी में अमन, पीस, भाईचारा जो है वो ला सकें। यही आज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम आपस में भाईचारा, क्योंकि नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं। जो कुछ लोग लीडर्स मज़हब के नाम के वोट्स लेना चाहते हैं, मैं उनको करूँगा कि उस भगवान से डरो, और जो हमें गुरुओं ने, हमारे पुरखों ने हमें रास्ता दिखाया है, हिंदुस्तानियों को उस रास्ते पे चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, कीमती जानकारियाँ भी देने के लिए। थैंक यू। तो आज के हमारे एड एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े थे एनसी से टीएस वजीर जी। तो अमन और शांति के पैगाम इन्होंने दिया और सबको कहा कि भाईचारे के साथ हम सबको रहना चाहिए। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।